नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है सीनियर सिटीजन के लिए 8 आईटीआर फाइलिंग चेकलिस्ट लेकर आए हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। 1 अप्रैल 2025 यानी 31 मार्च 2026 तक, जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26, जो होता है आपका असेसमेंट ईयर 2026-27। आखिरी डेट क्या है आईटीआर फाइल करने की नॉन ऑडिट केस वालों के लिए? 31 जुलाई 2026। इससे पहले आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी होती है। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, पेंशनर है, सुपर सीनियर सिटीजन है, ध्यान रखिएगा 60 साल वाले, 75 साल वाले या फिर 80 साल वाले, अगर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 की, तो आपको ये 8 आईटीआर फाइलिंग चेकलिस्ट पता होनी चाहिए। ये चेकलिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चेकलिस्ट से आप सारे डॉक्यूमेंट जो है, चाहे आपकी इनकम हो गई, डॉक्यूमेंट हो गया, क्या क्या एग्जम्पशन आपको मिलता है, डिडक्शन आपको मिलता है, ये सारी चीजें जो है वो आज एक ही वीडियो के अंदर हम आपको बता देंगे। ये अगर 8 चेकलिस्ट आपने बना ली तो उस केस में जब भी आप आईटीआर फाइल करवाएंगे, चाहे आप खुद से कर रहे हो, कंसल्टेंट से करवा रहे या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट जिससे आप आईटीआर फाइल करवाते हैं, तो ध्यान रखिएगा यहां पर ये चेकलिस्ट अगर आपके पास होगी तो बड़ी आसानी से आपकी आईटीआर जो है वो फाइल हो जाएगी विद इन 1-2 घंटे के अंदर अंदर। लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपर सारी तैयारी करके रखनी है। तैयारी के लिए क्या क्या काम करके आपको रखना है, क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए, ये जरूर इंपॉर्टेंट होता है। कई बार लोग जो है एंड समय पे या लास्ट मोमेंट पे जो अपने आईटीआर भरवाते हैं, जिसकी वजह से कई सारी गलतियां हो सकती है, कुछ इनकम छूट सकती है, कुछ डिडक्शन रह सकते हैं, या आपको कई एग्जम्पशन बेनिफिट मिल लेते हैं वो रह सकते हैं। तो ऐसी गलती आपसे ना हो, तो जो भी सीनियर सिटीजन है, पेंशनर है, उन लोगों के लिए खासकर इन 8 चेकलिस्ट के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो वीडियो है वो कवर करेंगे इन 8 चेकलिस्ट को लेकर। ये 8 चेकलिस्ट जो है वो आपको यहां पर बना लेनी है आपके लिए, और अगर आप चाहते हैं तो ये वीडियो और भी शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में, रिलेटिव में, रिश्तेदारों में, ताकि वो भी इसका फायदा ले सके। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो हमारी सबसे पहली चेकलिस्ट है आपकी प्रोफाइल और आपकी एलिजिबिलिटी। कुछ चीजें के बारे में बताता हूं। बेसिक प्रोफाइल आपको देख लेना और बेसिक एलिजिबिलिटी क्या क्या है वो देखनी है। सबसे पहले आपको अपनी एज जो है वो कंफर्म करनी है। 31 मार्च 2026 या आप बात करें तो 1 अप्रैल 2026 तक भी अगर आप 60 साल के, 80 साल के हो जाते हैं, 75 साल के हो जाते हैं, तो भी आपको यहां पर सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में रखा जा सकता है। 1 अप्रैल 2026 तक यहां पर सरकार ने अलाउ किया है। अगर आपको मान लीजिए आपकी 59 की एज है, आपका 60 बर्थडे जो है वो इस 31 मार्च 2026 से पहले आता है या 1 अप्रैल 2026 को भी क्यों ना आता है, आपको यहां पर सीनियर सिटीजन का फायदा बेनिफिट दिया जाएगा। तो अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 60 से लेकर 79 की एज होनी चाहिए, और सुपर सीनियर सिटीजन है तो 80 से ज्यादा की आपकी एज होनी चाहिए। अच्छा, जो फायदा सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन को दिया जाएगा वो रेसिडेंट होने जरूरी है। तो आपको यह भी चेक करना है कि 182 डेज से ज्यादा आप इंडिया में होने चाहिए। यानी कि अगर आप कभी भी विदेश में नहीं गए पिछले साल में, फाइनेंशियल 25-26 में, तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं है, आप रेसिडेंट माने जाएंगे। लेकिन अगर आप विदेश में जा रहे हैं, वापस इंडिया आ रहे हैं, फिर वापस विदेश जा रहे हैं, फिर इंडिया आ रहे हैं, तो यहां पर आपको यह चेक कर लेना है क्या आप 182 डेज या उससे ज्यादा के समय में आपने इंडिया में बिताया है। अगर बिताया है तो रेसिडेंट है, अदरवाइज यहां पर आप रेसिडेंट नहीं, आप नॉन रेसिडेंट माने जाएंगे। और नॉन रेसिडेंट अगर आप होंगे तो उस केस में सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन का फायदा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। एक आम नागरिक की तरह आपको माना जाएगा, बिलो 60 आपको माना जाएगा। यानी ओल्ड रिजीम में आपको 2.5 लाख का बेसिक एग्जम्पशन मिलेगा, 87A का रिबेट नहीं मिलेगा, कई सारे डिडक्शन, एग्जम्पशन आपको अलाउ नहीं किए जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप रेसिडेंशियल स्टेटस चेक कर देख लेना है कि आप रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट। अगला आ जाते हैं 194P के तहत आपको एग्जम्पशन मिलता है जिनकी एज 75 साल या उससे ज्यादा है, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है, तो आपको यहां पर एग्जम्पशन दिया जाता है आईटीआर फाइलिंग को लेकर, जिसके लिए आगे डिटेल कंडीशन हम देखेंगे। नेक्स्ट, अगर आप बिजनेस से हैं, प्रोफेशन इनकम है, तो ध्यान रखिएगा 194P का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा और ना ही आपको एडवांस टैक्स की रिलीफ मिलेगी। तो अगर आपकी बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम हो गई तो एक तो आपको आईटीआर फाइल कंपलसरी हो जाएगा, मैंडेटरी होगा। दूसरा, आपको एडवांस टैक्स देना भी यहां पर मैंडेटरी होगा। 10,000 से ज्यादा आपकी टैक्स लायबिलिटी होती है। बिजनेस प्रोफेशन वालों को ये एग्जम्पशन जो है वो अलाउ नहीं होता। पैन कार्ड और आधार कार्ड आपका लिंक हो, ये जरूर चेक कर ले, क्योंकि आपका रिफंड जो है
वो आता है तभी आता है जब आपका जो बैंक अकाउंट है या आपका पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक है, तभी आप ITR फाइल कर सकते हैं, तभी यहां पर जो है आपका रिफंड जो है आपके खाते में क्रेडिट किया जाएगा। तो ये एक बार जरूर चेक कर ले आपका जो पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, ये लिंक है या नहीं है। सभी बैंक अकाउंट जो है वो आपके वैलिडेट होने चाहिए इनकम टैक्स पोर्टल पर। अगर नहीं है तो अपने बैंक अकाउंट को अपडेट जरूर कर ले। सभी पैन से अपने बैंक को लिंक कर ले। और आपका IFSC कोड अगर कोई चेंज हुआ है, कई बार ऐसा होता है बैंक मर्जर होती है या ब्रांच शिफ्टिंग होती है, जिसकी वजह से आपका जो ब्रांच का IFSC कोड है, बैंक का IFSC कोड है, वो चेंज हो जाता है, या बैंक दूसरे बैंक के साथ मर्ज हो जाती है जिसकी वजह से IFSC कोड चेंज होता है। तो IFSC कोड के चेंज की वजह से आपका रिफंड जो है वो अटक सकता है। तो एक बार अपनी ब्रांच में जाकर विजिट करें और जो करंट आपका IFSC कोड है वो जरूर ले लें। हालांकि ये आपके पासबुक पे लिखा हुआ रहता है, बैंक स्टेटमेंट में लिखा हुआ रहता है, लेकिन एक बार अपनी बैंक में जाकर, ब्रांच में जाकर एक बार नए तरीके से IFSC कोड जरूर ले लें। अगला आ जाते हैं इनकम मैपिंग। अब आपको यह भी चेक करना है कि कौन सी इनकम जो है वो आपने यहां पर करी है पूरे साल में, फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। आइए देखते हैं। हो सकता है आपको पेंशन इनकम आ रही हो, चाहे गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट है, या फिर आपको फैमिली पेंशन आ रही हो। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है क्या क्या आपकी इनकम है। सेविंग का इंटरेस्ट हो सकता है, FD RD का इंटरेस्ट हो सकता है। अगर बैंक का इंटरेस्ट है तो बैंक वाइज, ब्रांच वाइज आपको जो है वो ब्रेकअप करना है। मान लीजिए 5 बैंक में आपके सेविंग अकाउंट है, तो पांचों बैंक का सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट है या इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है वो आपको रख लेना है। फिक्स डिपॉजिट है तो इंटरेस्ट के सर्टिफिकेट होगा जो FD का, वो आपको रखना है। तो हर एक बैंक का आपके पास इंटरेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, कितना इंटरेस्ट आपने लिया है सेविंग का, FD का, वो आप रख लीजिए ब्रेकअप वाइज। NSE में निवेश किया है, PPF में निवेश किया है, सीनियर सिटीजन सेविंग में, MIS में, RD स्कीम में, तो पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम में निवेश किया है तो उसका भी ब्रेकअप आपके पास होना चाहिए। कितना इन्वेस्टमेंट आपने किया है, क्या ब्याज दर मिल रही है, कितना इंटरेस्ट आपको पूरे साल में मिल रहा है 25-26 में, ये सारी ब्रेकअप करके पहले से ही आपको रख लेना है। अगर आपको कोई कैपिटल गेन हुआ है, इक्विटी से हो गया, म्यूचुअल फंड से हो गया, या प्रॉपर्टी बेची, गोल्ड बेचा, तो गोल्ड रिलेटेड डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो ब्रोकर के जो स्टेटमेंट है वो भी आप कलेक्ट करके मंगवा लीजिए, पहले ही मंगवा लीजिए। कई लोग यहाँ पर गलती करते हैं, रिटर्न भरते हैं तब मंगवाते हैं, और जब मंगवाते हैं तब यहाँ पर जो ब्रोकर जो होता है वो देने में डिले कर देता है, तो जिसकी वजह से आपकी ITR भी डिले हो सकती है। तो ऐसा ना करें, पहले ही मंगवा के रख ले, क्योंकि साल तो अभी खत्म होने वाला है 31 मार्च तक। तो 31 मार्च के बाद आप पहले से ही सारा एक्सेल जो है वो ऑलरेडी मंगवा के रख लें। नेक्स्ट, रेंटल इनकम अगर आपके पास आ रही है, हाउस प्रॉपर्टी की है, खुद की है, या फिर आपने लेट आउट करके रखी है, तो रेंट आउट है तो रेंट एग्रीमेंट, ये सारी चीजें संभाल के रखें। कितना रेंट आ रहा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, होम लोन तो नहीं लिया हुआ है, तो होम लोन रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो संभाल के आपको रखना है। नेक्स्ट, अगर कोई एरियर्स है, पेंशन है, सैलरी है, या फैमिली पेंशन एरियर है, तो एरियर कौन से पीरियड का है, कब का एरियर है, तो उसकी डिटेल भी आप कलेक्ट करके रख ले। इसके अलावा डिविडेंड इनकम अगर आपको आ रही है, तो इक्विटी से आ रही है, म्यूचुअल फंड से आ रही है, तो वो भी आपको डिटेल जो है वो पहले से ही रेडी करके रख लेनी है। अगर कोई फॉरेन इनकम आ रही है, फॉरेन असेट्स अगर आपके पास है, तो इसके लिए शेड्यूल FA जो है वो फाइल करना पड़ता है, फिलअप करना पड़ता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो जो डिटेल है, जैसे क्या क्या फॉरेन इनकम है, कहां से कंट्री से आ रही है, उस कंट्री के अंदर क्या आप ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं, नहीं कर रहे, सारी डिटेल जो है, या फॉरेन असेट्स है, आपकी कोई प्रॉपर्टी है उसकी रिलेटेड डिटेल, या कोई स्टॉक्स में आपने निवेश करके रखा है, तो वो सारी डिटेल आपके पास जो है पहले से ही कलेक्ट करके रख लेनी है। तो ITR फाइल करते वक्त आप कभी भी जो ये चीजें निकालने ना बैठे, क्योंकि उसमें आपको फिर समय लगेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं रिजिम चुनना, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। ओल्ड रिजिम में जाएं या न्यू रिजिम में जाएं, ध्यान रखिएगा, आपको कंपेयर कर लेना टैक्स किस रिजिम में कम बन रहा है। दोनों रिजिम में आपको हर साल जो है वो चेक कर सकते हैं, चाहे ओल्ड रिजिम हो या न्यू रिजिम हो, दोनों में कंपेयर कर ले, या जिससे आप ITR फाइल करवाते हैं उसे पूछ ले कि मेरे लिए कौन सी रिजिम बेटर रहेगी, ओल्ड रिजिम या न्यू रिजिम। अब न्यू रिजिम की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 में अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है तो आप न्यू रिजिम में जा सकते हैं बिना सोचे समझे, क्योंकि वहां पर आपको कोई भी डिडक्शंस अलाउंस नहीं दिए जाते। 12 लाख तक अगर आपकी इनकम होगी, पूरा का पूरा निल टैक्स होगा, 1 रुपए का भी टैक्स आपको नहीं देना है। लेकिन अगर आप ओल्ड रिजिम में जाना चाहते हैं तो वहां पर आपके पास मेडिकल हैवी एक्सपेंस होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, ATC के डिडक्शंस होने चाहिए, होम लोन इंटरेस्ट अगर आप ले रहे हो, या स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करें, ATTTB की बात करें, तो कई सारे डिडक्शंस एग्जम्पशन अगर आपके पास है तो आप ओल्ड के लिए प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन एक बार कंपेयर जरूर कर ले, क्या ये ओल्ड आपके न्यू से ज्यादा तो टैक्स नहीं बना रहा इतने डिडक्शन होने के बावजूद भी। तो यहां पर अगर ज्यादा टैक्स बना रहा है तो न्यू रिजिम आपके लिए बेटर होती है। न्यू रिजिम में आपको टैक्स स्लैब का फायदा है, 12 लाख का फायदा है। तो ज्यादातर लोग जो है 80-90% जो लोग है
वो यहाँ पर न्यू रिजिम को ही ऑप्ट करते हैं। तो एक बार रिजिम ऑप्ट करने से पहले एक बार सारे डॉक्यूमेंट जो है जिससे भी आप आईटीआर फाइल करवा रहे हैं, या आप खुद से भी चेक करना चाहें तो खुद से भी आप चेक कर सकते हैं कि कितनी आपकी टोटल इनकम है, जितने भी डिडक्शन लेस कर लीजिए, और आपको ओल्ड रिजिम में 5 लाख रुपए तक का फायदा मिल जाता है। अगर आपकी 5 लाख तक इनकम आ रही है कोई टैक्स आपको नहीं लगेगा, लेकिन अगर 5 लाख से ज्यादा आ रहा है तो उस केस में ध्यान रखिएगा टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स लग जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपको मिल जाता है, न्यू रिजिम में आपको 75,000 रुपया, ओल्ड रिजिम में आपको 50,000 रुपया। एटीटीटी का लॉस आपको हो जाएगा अगर आप न्यू रिजिम ऑप्ट करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा एटीटीटी का फायदा आपको नहीं मिलेगा, एटीसी का फायदा नहीं मिलेगा, एटीडी का भी फायदा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अगर आपकी बिजनेस इनकम नहीं है, आपकी पेंशन है, ब्याज की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, कैपिटल गेन इनकम है, तो आप कभी भी न्यू रिजिम से ओल्ड रिजिम या ओल्ड रिजिम से न्यू रिजिम स्विच कर सकते हैं। हर साल आप रिजिम को चेंज कर पाएंगे। अगर आपने ड्यू डेट से पहले रिटर्न भर दी, आप ओल्ड में चले गए, आपको न्यू में जाना है, तो भी आप रिवाइज रिटर्न फाइल करके कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है, लेकिन आपकी बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो ध्यान रखिएगा आपको फॉर्म 10IEA जो है वो भरना होता है। अगर आप ओल्ड रिजिम में जाना चाहते हैं, न्यू रिजिम से ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, ये आपको बिफोर द ड्यू डेट करना है 31 जुलाई 2026 से पहले। हालांकि अगर पिछले साल आपने ओल्ड रिजिम ऑप्ट करके रखी है, ये फॉर्म ऑलरेडी भर के रखा है, तो इस साल भी आपको 31 जुलाई से पहले इस न्यू रिजिम में जाने के लिए, यानी न्यू रिजिम में ऑप्ट इन करने के लिए विड्रॉल का एक और फॉर्म भरना होगा। ध्यान रखिएगा 10IEA फॉर्म ये वापस आपको भर के फिर आप जो है न्यू रिजिम में जा सकते हैं। अदरवाइज आपको ओल्ड रिजिम में रहना पड़ेगा अगर आपकी बिजनेस इनकम है। और ध्यान रखिएगा एक बार आपने विड्रॉ कर दिया उसके बाद आप कभी भी ओल्ड रिजिम नहीं ले पाएंगे जब तक आपकी बिजनेस इनकम होगी। जिस साल आपने बिजनेस इनकम नहीं करी उस साल आप ओल्ड रिजिम में जा पाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए ओल्ड रिजिम के लिए फॉर्म होता है और वो फॉर्म आपको एक बार ऑप्ट इन करने के लिए भरना होता है और एक बार विड्रॉ करने के लिए भरना होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं डिडक्शंस और एग्जम्पशंस। जो है अपनी रिलीफ जो है वो प्रॉपर आपको चेक कर लेनी है, क्या क्या डिडक्शन आपके पास है। एटीसी का हो सकता है, LIC पॉलिसी हो गई, 5 साल की FD, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, PPF में निवेश किया, EPF है। इसके अलावा ATD का आप एग्जम्पशन ले सकते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, मेडिकल एक्सपेंडिचर हो गया, ये ओल्ड रिजिम में आपको मिलता है। ATTB स्पेसिफाइड डिजीज ट्रीटमेंट है, सर्टिफिकेट इसके पास आपके होना चाहिए। ATTB इंटरेस्ट डिडक्शन आपको मिल जाता है, सीनियर सिटीजन के लिए बेनिफिट होता है। ATTA नॉन सीनियर सिटीजन के लिए होता है, यहां पर आपको 50,000 की छूट मिल जाती है। फैमिली पेंशन का भी डिडक्शन आपको मिल जाता है बोथ रिजिम में। ओल्ड रिजिम में आपको 15,000 का बेनिफिट मिलता है, न्यू रिजिम में आपको 25,000 तक का डिडक्शन अलाउ होता है। हाउस प्रॉपर्टी इंटरेस्ट, अगर आपने होम लोन लिया है तो उसका फायदा आपको मिलता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में ओल्ड रिजिम में 2 लाख रुपए तक का बेनिफिट आपको मिल जाता है। 2 लाख रुपए तक का लॉस आपका जो है वो सेट ऑफ कर दिया जाता है। 87 है रिबेट की बात करें तो ये भी आपको 5 लाख तक की इनकम पर मिलेगा ओल्ड रिजिम में और 12 लाख तक की इनकम पे मिलेगा न्यू रिजिम में। NRI को ये अलाउ नहीं होता, इसलिए ये जानना जरूरी है आप रेसिडेंट है या फिर NRI। अच्छा, डॉक्यूमेंट आपके पास क्या क्या होना चाहिए। पॉलिसी की कॉपी होनी चाहिए, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्सपेंस के बिल हो गए, होम लोन सैंक्शन लेटर और कई सारे जो भी डिडक्शन आप ले रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट आपके पास प्रूफ होने चाहिए जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है। अगला आ जाता है स्पेशल एग्जम्पशन आपको मिलता है जो हमने आपको बताया था 194P का। अब इसके लिए क्या क्या कंडीशन आपको देखनी है चेकलिस्ट में। 75 साल या उससे ज्यादा आपकी एक तो एज होनी चाहिए और कुछ कंडीशन आपको मैच करनी है, तब आपको आईटीआर फाइल करने की मैंडेटरी नहीं होगी। आपकी इनकम पेंशन या ब्याज की इनकम होनी चाहिए और कोई अदर इनकम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, पेंशन और ब्याज की इनकम तो है लेकिन वो एक ही बैंक के अंदर आपको आनी चाहिए। ध्यान रखिएगा सीनियर सिटीजन को यहाँ पर जो है डिक्लेरेशन देना है बैंक को। डिक्लेरेशन जो है वो आपको 12BBA के अंदर देना होता है जिसके अंदर आप अपनी टोटल इनकम, डिडक्शंस, कौन सी रिजिम आपको चुननी है, ये सारा डिक्लेरेशन देकर जो बैंक है वो आपका TDS डिडक्ट करके सरकार को जमा कर देती है। बैंक क्या करती है, कैलकुलेट करती है आपके इनकम, डिडक्शंस, रिबेट और फाइनल TDS जो वो सरकार को जमा कर दिया जाता है। अगर आपकी कोई कैपिटल गेन इनकम निकल कर आई, रेंट या बिजनेस या कोई अदर इनकम निकल कर आई तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। अगर आपका ब्याज की इनकम जो है यानी आपकी सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, एक से ज्यादा बैंकों में, एक बैंक में आपकी पेंशन ब्याज की इनकम आ रही है लेकिन एक बैंक के अंदर आपने सेविंग अकाउंट खुलवा के रखा है दूसरी बैंक में, तो उस केस में आपको ये एग्जम्पशन अलाउ नहीं होगा, आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी होगा। अगर आपको रिफंड चाहिए तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। अच्छा, फॉर्म 15H भी अगर आपने बैंक में जमा कर दिया इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेक्शन 194P के कंडीशन से बच जाएंगे। आपको फिर भी फॉर्म 12BBA के तहत यहां पर फॉर्म डिक्लेरेशन देना होगा कि आपको ये एग्जम्पशन जो है वो मिलना चाहिए और आपकी ये टोटल इनकम है। आईटीआर फाइलिंग जो है वो ऑप्शनल होती है, प्रोहिबिशन नहीं होती है, भले ये एग्जम्प्ट क्यों ना है। तो यहां पर एग्जम्पशन दिया इसका मतलब ये नहीं है कि आप आईटीआर फाइल नहीं कर सकते।
वॉलंटरली चाहें तो आप फाइल कर सकते हैं। अगर आपको रिफंड लेना है या किसी और पर्पस के लिए आप ITR फाइल करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। अगला पॉइंट आ जाते हैं टीडीएस, एडवांस टैक्स और फॉर्म 15H। इनके बारे में क्या क्या ध्यान रखना है। टीडीएस एप्लीकेबल कब होता है, बैंक या पोस्ट ऑफिस, जब आपका इंटरेस्ट जो है वो 50,000 से ज्यादा हो। फॉर्म 15H की एलिजिबिलिटी क्या है, सीनियर सिटीजन होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए, फाइनल टैक्स लायबिलिटी आपकी नील होनी चाहिए, टोटल इनकम आपकी 12 लाख के अंदर होनी चाहिए, न्यू रिज्यूम है तो। फॉर्म 15H आपको स्टार्टिंग ऑफ द ईयर ही बैंक में या ब्रांच में जाके जमा कर देना ताकि आप टीडीएस कटने से बच सके। अच्छा, एडवांस टैक्स की बात करें तो सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स नहीं लगेगा अगर आपका बिजनेस या प्रोफेशन इनकम नहीं है। लेकिन अगर आपकी बिजनेस या प्रोफेशन इनकम हुई तो उस केस में आपको एडवांस टैक्स देना मैंडेटरी होगा। लेकिन कब देना होगा, जब 10,000 से ज्यादा की टैक्स लायबिलिटी होती है। इसके अलावा जो भी डिडक्शंस आप ले रहे हैं फॉर्म 15H के अंदर आपको कंसिडर करने होंगे, चाहे वो 80TT हो, डी हो या फिर 80C हो या 87A रिबेट भी क्यों ना हो। तो पेंशन, इंटरेस्ट, रेंट, कैपिटल गेन, ये सभी इनकम को कंसिडर करने के बाद आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है या डिडक्शन कंसिडर करने के बाद, रिबेट कंसिडर करने के बाद आपकी टैक्स लायबिलिटी नील होनी चाहिए, तभी आपको फायदा बेनिफिट फॉर्म 15H का मिलेगा। फॉर्म 15H आप जमा कर पाएंगे। अगर आपने गलत 15H जमा कर दिया, आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही थी, तो उस केस में आपको पेनल्टी लग सकती है, टैक्स डिमांड भी आपको आ सकती है। ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट इनकम मस्ट बी रिपोर्टेड इन ITR, भले ही आपका TDS डिडक्ट हो या ना हो। अगर आपका जो TDS अमाउंट है या इंटरेस्ट अमाउंट है वो 50,000 या 1 लाख से कम है, तो उस केस में आपको यहां पर ध्यान रखिएगा, ये 50,000 नहीं है, यहां पर ये 1 लाख सरकार ने कर दिया है। तो अगर आपका इंटरेस्ट अमाउंट 1 लाख से कम हुआ तो भी आपका अगर TDS नहीं डिडक्ट हो रहा है, लेकिन ITR फाइल करना मैंडेटरी है। इंटरेस्ट जो इनकम है वो भी ITR में डिस्क्लोज करना आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। अच्छा, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ध्यान रखने हैं। एक तो पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पेंशन सर्टिफिकेट, पेंशन ऑर्डर या फॉर्म 16 होना चाहिए। बैंक इंटरेस्ट के लिए बैंक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, जैसे FDA, RDA, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है सभी बैंकों का। फॉर्म 26AS आप डाउनलोड कर ले, AIS, TIS डाउनलोड करके चेक कर ले उनमें क्या क्या और नई इनकम आ रही है। लास्ट ईयर की ITR आपके पास होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर हमने क्या क्या इनकम दिखाई है, तो इस साल अगर कोई इनकम रह गई है तो वो भी हम इस साल जो है पिछले साल की चेक कर सकते हैं कि भाई ये एक्स्ट्रा इनकम थी उसमें हमने दिखाई थी, तो इस साल भी वो हम दिखा देते हैं। तो आपको पिछले साल की भी ITR जो है वो रखनी है अपने पास। फॉर्म 15H अगर आपने सबमिट किया है बैंक या पोस्ट ऑफिस को, वो होना चाहिए। मेडिकल बिल, इंश्योरेंस प्रूफ, ये सारे होने चाहिए। इन्वेस्टमेंट जो भी प्रूफ है ये भी आपके पास होने चाहिए। अच्छा, कैपिटल गेन स्टेटमेंट को लेकर अगर आपने प्रॉपर्टी बेची है, सेल डीड, ब्रोकर स्टेटमेंट, म्यूचुअल फंड कैपिटल गेन रिपोर्ट हो गया, तो ये आपके पास पहले से ही होनी चाहिए। सभी बैंक अकाउंट पासबुक आपके पास होनी चाहिए। अगर बैंक अकाउंट जो है जैसे कैंसिल चेक पासबुक है, रिफंड वैलिडेशन के लिए आप यहां पर रखें ताकि उसके अकॉर्डिंग आप बैंक अकाउंट को ऐड कर पाए अच्छे से। लास्ट, कंप्लायंस या फाइलिंग की अगर बात करें तो ITR फॉर्म कौन से सीनियर सिटीजन पेंशनर फाइल कर सकते हैं। ITR 1, 2, 3, 4। 1 है पेंशन के लिए और इंटरेस्ट इनकम के लिए, 2 है आपके कैपिटल गेन, पेंशन इंटरेस्ट के लिए, 3 है आपका बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन, पेंशन इंटरेस्ट के लिए, और 4 तो आप सभी को पता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अगर है पेंशन इंटरेस्ट के लिए। 2 और 3 के अंदर आप कैपिटल गेन या बिजनेस इनकम आप है तो 3 और 4 आप फाइल कर सकते हैं। अच्छा, सुपर सीनियर सिटीजन है तो पेपर फाइलिंग से भी आप कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग नहीं कर पाएंगे तो भी चलेगा। ITR 1, ITR 4 इसके लिए आप चुन सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कैपिटल गेन रिपोर्ट अगर है तो प्रॉपर आपके पास लॉन्ग टर्म ब्रेकअप होना चाहिए। शॉर्ट टर्म कितना है, लॉन्ग टर्म कितना है, 12 महीने के अंदर कितना है, 12 महीने से ज्यादा कितना है, तो जो भी एक्सेल आपको ब्रोकर द्वारा दी जाएगी उसको प्रॉपर एनालिसिस करें। जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसको प्रॉपर जो है वो आपको चेक करना है। इसके अलावा प्रीफंड डाटा जो है वो भी आपको चेक कर लेना। इनकम टैक्स पोर्टल पर जो आ रहा है, AIS से आ रहा है, TIS से आ रहा है, 26AS से जो भी TDS आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है या आपकी पेंशन आ रही है, तो सारी चीजें आपको चेक करें। कुछ भी अगर मिसमैच है तो उसे प्रॉपरली जो है वो फिलअप आपको करना है। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रीफिल डाटा आपको प्रॉपर चेक करना है। अगर आपने ऑलरेडी एडवांस टैक्स दिया हुआ है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स दिया हुआ है, तो चलान की डिटेल भी आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए, जैसे कि BSR कोड, डेट, अमाउंट हो गया। अच्छा, अगर आपने कोई टैक्स अमाउंट या एडवांस टैक्स लेट भरा है तो उस केस में 234A, B, C का इंटरेस्ट है वो भी ऑटो कैलकुलेट होता है, तो इसको भी एक बार चेक जरूर कर ले। अच्छा, मल्टीपल बैंक अकाउंट है तो वो प्रॉपर आप डिस्क्लोजर करें अपने ITR फाइलिंग करते वक्त। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी प्रॉपर अपडेट करें इनकम टैक्स पोर्टल पर, क्योंकि OTP आ सकता है उस पर। अगर कोई नोटिस आती है, रिफंड अलर्ट आता है, तो वो भी आसानी से आपको अपडेट हो जाए। तो जो भी आपका करंट मोबाइल नंबर है या करंट ईमेल आईडी है वो प्रॉपर इनकम टैक्स पोर्टल पर अपडेट करें।
लास्ट जो अगर आप आईटीआर फाइल कर देते हैं उसके बाद आपको एक काम करना है, आईटीआर की एक्नॉलेजमेंट ये डाउनलोड करके रख लेना है और जो कंप्यूटेशन है वो भी अपने पास रखना है। ई वेरीफाई प्रॉपर करें, अगर ई वेरीफाई नहीं करते फिजिकली अगर आपको भेजना है तो प्रॉपर साइन करके पोस्ट करके स्पीड पोस्ट से फिजिकली उसको भेजें, अपडेट करें कि आपकी आईटीआर कॉपी जो है वो पहुंच गई है। इसके बाद अपना स्टेटस जो है वो चेक करें कि आईटीआर सक्सेसफुली रिसीव्ड हो गया, क्योंकि 30 दिन का समय रहता है। अगर 30 दिन के अंदर अगर आपकी आईटीआर जो है वो ई वेरीफाई या फिर स्पीड पोस्ट से जो कॉपी है वो नहीं पहुंचती तो उस केस में 30 दिन के बाद आपकी आईटीआर इनवैलिड मानी जाएगी, यानी कि आपने आईटीआर भरी नहीं है और उस केस में बी लेटेड चार्जेस लग सकते हैं। 1000 रुपया 5000 की लेट फीस आपको लग सकती है। तो हमेशा ध्यान रखें 30 दिन से पहले पहले आईटीआर वेरीफाई जरूर कर ले। तो ये कुछ चेकलिस्ट है जो सीनियर सिटीजन, पेंशनर, 60, 70, 75, 80 लोग वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 8 चेकलिस्ट आपको पता होनी चाहिए आईटीआर फाइल करने से पहले। ये सारी चीजें जो है वो आपको अपने पास रखनी है ताकि लास्ट मोमेंट पे आप ये सभी चीजें लेने के लिए कहीं बैंक ना चले जाएं, फिर आप बैंक भागेंगे, फिर आप ब्रोकर के वहां भागेंगे। अलग अलग बैंकों के अंदर अकाउंट है तो अलग अलग जगह जाना है। तो हमेशा ध्यान रखें पहले ही ये चीजें जो है वो रेडी करके रख ले। 31 मार्च से पहले पहले सारी चीजें रेडी करके रख ले, क्योंकि जब इनकम टैक्स रिटर्न भरने आएगा तो आसानी से आपके पास अच्छा खासा समय होगा, तब आपको समय ज्यादा नहीं लगेगा। हो सकता है सरकार डेट जो है वो लेट आईटीआर फॉर्म रिलीज करे, तो आप पहले से अपनी रेडी करके रखें। अगर आपकी सारी तैयारी होगी उसके बाद सरकार कभी भी फॉर्म जो है अपलोड यानी अवेलेबल करती है तो उसमें आपको फाइल करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ना ही आपकी कभी आईटीआर लेट होगी। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।